नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। राज्य मंत्री परिषद के बारे में आप लोग को बता दें दोस्तों कि जो मंत्री परिषद होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। आप लोग बहुत अपने राज्य में सुनते होंगे शिक्षा मंत्री ये है, खाद्यान्न मंत्री ये है। तो हम लोग आज देखेंगे कि अधिकतम एक राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है, अर्थात हम लोग न्यूनतम मंत्रियों की संख्या एक राज्य में कितनी हो सकती है, अधिकतम मंत्रियों की संख्या एक राज्य में कितनी हो सकती है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर मंत्रियों का नियुक्ति कौन करते हैं, मंत्रियों का नियुक्ति जो करते हैं वो स्वयं करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं, किसी के सिफारिश पे करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग को झारखंड का लूसेंट का वीडियो भी जल्द से जल्द दे दिया जाएगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और फैक्ट जल्दी क्लियर हो सके और आप लोग का कम समय में सिलेबस कवर हो सके। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि कुछ जो बुक लिस्ट होते हैं जेपीएससी में क्या पढ़ना होता है, ये सारी बुक लिस्ट आप लोग को हम बता दें ताकि आप लोग को भी चीज़ें क्लियर हो जाए कि इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में वो वीडियो आप लोग को सामने लेकर के आएंगे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि राज्य मंत्री परिषद के बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी एक मंत्री को बनने के लिए इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनका वेतन क्या होता है, मंत्री परिषद क्या राज्य जो मंत्री परिषद होते हैं उनको कार्य क्या होता है। चूंकि आपको बता दें कि पहले भी हम बता चुके थे कि जो राज्यपाल काम करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पे ही कार्य करते हैं। जितने भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पे ही कार्य करते हैं और इसे बाध्यकारी बना दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्यपाल अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते हैं, वो मंत्री परिषद के सलाह पे ही काम करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन कितने ईस्वी में हुआ, तब ये उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को इसके प्रति बाध्यकारी बनाया। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद की क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अर्थात इस वीडियो को आप नए देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक मंत्री परिषद, इससे थोड़ा सा देखिए, अगर हम मंत्री परिषद बोलें तो एक राज्य में जितने भी मंत्रियां होते हैं, चाहे वह कोई भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, खाद्यान्न मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मान लीजिए चाहे जितने भी मंत्री हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल मंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अगर हम पढ़ाते के क्रम में अगर बोले मंत्री परिषद तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाना चाहिए कि सारे मंत्रियों की बात की जा रही है। और इस मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। मंत्रियों का जो समूह होता है उसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं और मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं उसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्री परिषद के प्रमुख मुख्य को क्या कहते हैं, चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जो सारे मंत्रियां हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो सारे मंत्रियां होते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल अपने इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देंगे? नहीं, ये चीज़ हम आपको पहले भी बता दिए थे कि राज्यपाल अपने इच्छानुसार सौ विवेक शक्ति को अगर छोड़ दिया जाए, एक राज्यपाल को सौ विवेक शक्ति दी गई है जो वो किसी के कहने पर नहीं, वो स्वेच्छा अपने से
कोई भी काम को कर सकते हैं या उनका विवेक शक्ति को दर्शाता है। लेकिन सारे के सारे जो राज्यपाल काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, और जितने भी मंत्रियों को जो नियुक्त करते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पे नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पे नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पे सभी मंत्रियों का जो होता है वह नियुक्ति होती है। अब प्रश्न ये आता है कि जो विधानसभा में जो भी मेंबर हैं और चाहे वह विधान परिषद में जो भी मेंबर हैं, अगर विधानसभा में हैं तो एमएलए हैं और विधान परिषद में हैं वो एमएलसी हैं, जिससे हम लोग एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और एमएलसी को हम लोग मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। चूंकि झारखंड में एमएलसी विधान परिषद को नहीं अपनाया गया है तो हम लोग एमएलए की बात करते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो एमएलए, हमारे जो राज्य में एमएलए की संख्या वो 82 है। 81 नॉमिनेट होते हैं, एक मनोनय होता है, ठीक है। 82, इस 82 की संख्या में राज्यपाल जिस नाम को राज्यपाल के पास मंत्री के लिए भेजेंगे उसी व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री बनाएंगे। चीज़ों को आप समझिएगा, क्योंकि झारखंड में टोटल, चाहे वह किसी राज्य में हो, टोटल जो है वह सीटों, विधानसभा सीटों की संख्या जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, एमएलए की संख्या 82 है। 82 में कुछ मंत्रियों को अब हम आपको बताएंगे कि कितने मंत्रियों को। आपको हम बता दें दोस्तों कि किसी भी राज्य के विधानमंडल की टोटल संख्या का 15% ही मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अर्थात 82 का जो 15% लगभग 12 आता है, ठीक है, 12.5 आता है। तो 12 मंत्री झारखंड में होंगे, क्योंकि टोटल विधानसभा की टोटल संख्या का 15% ही मंत्री पद पे कार्यरत रहते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कम से कम 12 होनी चाहिए। अधिकतम विधानसभा के टोटल संख्या का 15%, अब जितना आए, मान लिया जाए कहीं 45 आए, 35 आए, चाहे तो कितना भी आए, उतना एक राज्य में मंत्री के पद पे कार्यरत लोग रहते हैं। और न्यूनतम कम से कम 12 मंत्री एक राज्य में होनी चाहिए। तो आपको अब क्लियर हो गया कि मंत्री का जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पे करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, कंडीशन ये आता है कि मुख्यमंत्री को लगता है कि उस व्यक्ति चुनाव में कोई कारणवश हार गया है, लेकिन वो मंत्री पद पे कार्यरत होने लायक था। मान लिया जाए मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई व्यक्ति चुनाव को जीतने लायक था, लेकिन कोई कारणवश चुनाव को हार जाता है, तो वैसी स्थिति में हारा हुआ व्यक्ति को भी मंत्री पद दिया जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि उसको 6 मंथ के अंदर वा तो विधानसभा का मेंबर बन के दिखाना होगा या विधान परिषद का मेंबर बन के दिखाना होगा। जो हारा हुआ व्यक्ति है उनको मंत्री पद दे दिया गया, लेकिन 6 मंथ के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बन के दिखाना होगा या विधान परिषद का मेंबर बन के दिखाना होगा। अगर वे 6 मंथ के अंदर किसी भी सदन का मेंबर नहीं बनते हैं तो उसे मंत्री पद से निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको नियुक्ति के संदर्भ में चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या कोई भी विधानसभा के मेंबर, चूंकि यहाँ देखिएगा योग्यता वही होती है जो एक हम आपको मुख्यमंत्री की योग्यता बताए थे, योग्यता वही होती है जो विधानसभा के मेंबर बनने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि आपको तो ये पता है, पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पे
नहीं होना चाहिए। तीसरा, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। पागल घोषित नहीं होनी चाहिए। बस यही सब जो क्राइटेरिया हैं वो एक मंत्री पद संभालने के लिए ये सारे जो होते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल करना। हम आप लोग को अभी ये बताएं दोस्तों कि विधानसभा के टोटल संख्या का 15% लोगों को ही मंत्री पद दिया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है, और न्यूनतम 12 लोग को दिया जाता है, 12 लोग को दिया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो बता दें 91वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है। और 2003 में जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया। तो ये अगर कभी प्रश्न पूछे कि विधानसभा के टोटल संख्या का 15% किसी राज्य के मंत्री पद पे कार्यरत होते हैं और न्यूनतम 12 लोग तो कार्यरत होंगे ही, तो ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया और कितने ईस्वी में जोड़ा गया, तो 91वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 2003 ईस्वी में जोड़ा गया। अब 15% कितना भी आ सकता है, जितने एमएलए की संख्या अधिक होगी उसका 15% अधिक निकलेगा। ये आपको बता दें ये होता है राज्य के क्षेत्रफल पे। अगर क्षेत्रफल जहाँ ज़्यादा है, जिस राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ एमएलए अधिक होते हैं तो उसका 15% कुछ ज़्यादा निकलेगा, जहाँ कम होते हैं वहाँ कम निकलेगा। जितना भी निकले उसका 15% ही लोगों को मंत्री बनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कोई भी मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। तो कोई भी मंत्री को शपथ जो दिलाने की काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अब ये मंत्री शपथ लेने के दौरान अपने कुछ शपथ लेने के दौरान जो बोलते हैं कि मैं संविधान के प्रति सच्चा एवं श्रद्धा बनाए रखूंगा, सच्चा एवं श्रद्धा बनाए रखूंगा। विधि के तहत अर्थात संविधान के विधि के तहत लोगों के बीच न्याय करूंगा, राज्य में अखंडता बनाए रखूंगा, अखंडता बनाए रखूंगा। अखंडता कहने का मतलब कि लोगों को खंड खंड में नहीं टूटने दूंगा, अर्थात खंड खंड में नहीं टूटने दूंगा मतलब अखंडता बनाए रखूंगा। तो ये सारे शपथ लेने के दौरान चीज़ों को बोलते हैं। अब देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कोई भी मंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन क्या यह फिक्स होता है? नहीं, ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत्र के तहत होता है, प्रसाद प्रयंत्र के तहत होता है। ये प्रसाद प्रयंत्र क्या होता है, अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मंत्री, जिसमें हम मुख्यमंत्री लेसन पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बता चुके थे। इनका जो अगर सत्ता ठीक से चलती है तो किसी भी
मंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो बात ये भी आती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्री पद दे दिया गया है तो उसको क्या बीच में भी निकाला जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इसको बीच में भी निकाला जा सकता है। एक तो राज्यपाल अगर जिस पार्टी के तहत उन्हें मंत्री पद दिया गया है वो पार्टी गिर जाती है तो इनको भी अपना पद से निकलना पड़ेगा, ये तो बात है। और अगर मंत्री जो है, जो मुख्यमंत्री जिस मंत्री को मंत्री पद दिया है, अगर वे मंत्री जिस मंत्री को मंत्री पद दिया गया है, अगर वे मंत्री अपने मंत्रालय को अच्छी ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं या उनका जो काम है अच्छा से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी अवस्था में मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करेंगे कि अब इनको मंत्री पद से निकाल दीजिए। दूसरा ये है कि अगर कोई भी मंत्री का अनबन अर्थात मतभेद, कोई भी मंत्री का अगर मतभेद मुख्यमंत्री के साथ हो जाता है तो वैसी अवस्था में मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे कि राज्यपाल आप इस मंत्री को निकाल दीजिए। तो ऐसा नहीं कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है तो फिक्स होता है, 5 वर्ष का फिक्स नहीं होता है। अब देखते हैं कि इनका जो वेतन है वो विधानमंडल निर्धारित करते हैं। विधानमंडल टाइम टू टाइम समय पर निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा सलाह, चूंकि हम आपको पहले भी बताएं कि राज्यपाल कोई भी कार्य को अपने मन से नहीं कर सकती है, वो मंत्री परिषद के सलाह पे कार्य कर सकती है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होते हैं। ये हम नहीं, ये उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट 1974 में बताए कि राज्यपाल अपने इच्छा से जो चाहे जो मन चाहे, ये हम मानते हैं कि ये किसी भी राज्य के मुखिया के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुखिया बन गए तो अपने इच्छा अनुसार सारे कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके नीचे भी कुछ लोग हैं, उनकी सहमति इनको आवश्यक है। अगर उनके नीचे जो होते हैं वो देखिए मंत्री परिषद होते हैं, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि जो अब मंत्री परिषद सलाह दे वही काम करेंगे, नहीं, इनको कुछ शक्तियां भी दी गई है, इनको भी कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जिसको हम लोग स्वविवेक शक्ति के नाम से जानते हैं। तो यही है मंत्री परिषद द्वारा सलाह जो दिया जाता है वो राज्यपाल को दिया जाता है। अब देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का तात्पर्य ये है, चाहे वह कोई भी मंत्री विधानसभा से आया हो या विधान परिषद से आया हो। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। मान लिया जाए जो राज्यों में उसके लिए ठीक है, नहीं है उसके लिए भी ठीक है। तो विधानसभा से कोई भी मंत्री के पद पे कार्यरत है या कोई भी विधान परिषद से कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पे कार्यरत है, ठीक है। अगर ये दोनों
अलग अलग सदन से हैं, लेकिन वो मंत्री के तौर पे अगर काम करेंगे तो एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे, एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं जज किया जा सकता है कि ये अलग सदन से हैं, ये अलग सदन से हैं, एकजुटता के साथ काम करेंगे। कंडीशन ये आता है कि वहाँ मंत्री तो बहुत रहते हैं, मंत्री बहुत रहते हैं, उसमें से एक मंत्री अगर अन्य मंत्रियों के द्वारा डिसीजन लिया गया, बहुत सारे मंत्रियों के साथ जो डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, उसमें से एक मंत्री को यह निर्णय अच्छा नहीं लगता है, मतलब यह असंतुष्ट है या संतुष्ट है, तो क्या होगा? तो वैसी स्थिति में असंतुष्ट मंत्री को चाहे तो जो एक असंतुष्ट व्यक्ति है ये अपना पद त्याग दे। और ऐसा नया नहीं होगा, ऐसा बहुत ऐसे लोग अपने पद को त्याग दिए हैं। बात ऐसा आता है कि अगर विधानसभा में एमएलए के द्वारा मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वैसी अवस्था में मंत्री परिषद गिर सकती है। ध्यान दीजिएगा, एक मंत्री परिषद के अगर तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वैसी अवस्था में पूरे मंत्रियों का पद खाली माना जाता है, पूरे मंत्रियों पद को खारिज कर दिया जाता है। तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इनकी सुविधाएं क्या होती है। देखिए, कोई मंत्री होने के नाते, राज्य के मंत्री होने के नाते इन्हें रहने के लिए आवास दिए जाते हैं, टेलीफोन का खर्चा दिया जाता है। पहला, इनको रहने के लिए आवास दिए जाते हैं। दूसरा, टेलीफोन का खर्चा दिया जाता है। तीसरा, आने जाने का साधन दिया जाता है, कहिए आप यात्रा भत्ता दिया जाता है। चौथा, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित पढ़नी थी और आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या किसी प्रकार की डाउट आपके मन में रह जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।